हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सबकी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से चल रही होगी। और एसएफडी बीएमडी के हमारे सेशन में हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस, जिसकी सहायता से हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से जब भी आपको प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आती है तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एल्गोरिदम सीखेंगे। यहाँ पर आपको एक न्यू टाइप की प्रॉब्लम नजर आ रही है। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आने के चांसेस काफी कम होते हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके ब्रिज है और इस ब्रिज के ऊपर पहले 10 केजी का पर्सन खड़ा है, फिर 20 केजी का खड़ा है, फिर 30 का खड़ा है, फिर 40 का खड़ा है, फिर 50 केजी का खड़ा है एक पर्सन, और जस्ट उसके पीछे 60, 70, 80, 90, 100। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लेंथ के अलोंग बढ़ते हैं तो पर्सन का जो मास है वो 10 केजी पर मीटर बढ़ता जा रहा है। पहले 10 केजी का था, फिर 20 का था, 30, 40, 50, हर मीटर पर 10 केजी बढ़ता जा रहा है। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है? पूरी लेंथ पर 10 केजी 10 केजी 10 केजी 10 केजी 10 केजी 10 केजी वाले खड़े हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाता है। लेकिन जो ये वाला जो लोड है, ये है यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। इसको, इस लोड का नाम क्या है? यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। इस लोड को कहते हैं यूवीएल, ना कि यूडीएल। यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड इसे कहा जाता है। समझ में आई बात? दिस इज नोन एज यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। ठीक है। अब इसका भी हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। हालांकि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहला हमारा यही काम होता है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिएक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। किसको फाइंड आउट करते हैं? रिएक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्शंस को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन शो कर देंगे। तो ये हमने रिएक्शन शो कर दी ऊपर की तरफ, यहाँ भी हमने रिएक्शन शो कर दी ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो रिएक्शन लग रही है उसको हमने नाम दे दिया आर ए, और यहाँ पर जो रिएक्शन लग रही है उसको हमने नाम दे दिया आर पी, आर बी। अब यहाँ पर आपको ये ट्राइंगल जैसा नजर आ रहा है, इसीलिए इस लोड को कभी कभी ट्राइंगुलर लोड की भी संज्ञा दे दी जाती है। इसको कभी कभी ट्राइंगुलर लोड भी कह दिया जाता है। तो ट्राइंगुलर लोड को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है? ट्राइंगुलर लोड को कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। ये जो लोड होता है यहाँ पर जीरो से शुरू होता है। यहाँ पर जो लोड की वैल्यू है वो जीरो है, और मैक्सिमम लोड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी आ रही है? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर आ रही है। तो इस ट्राइंगल का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाली जो हाइट है बेटा, ये है डब्ल्यू, और ये वाली जो लोड की जो वैल्यू है ये जीरो है। तो अगर हम टोटल लोड की बात करें, टोटल डाउनवर्ड एक्टिंग लोड, जो टोटल लोड होगा जो नीचे की तरफ काम करेगा, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा, ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लगाता हूं सिग्मा एफ, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम जीरो। तो यहां पर मैं देखता हूं आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ट्राइंगल का एरिया ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। तो आर ए प्लस आर बी का जो समेशन होगा वो हमारा ओमेगा एल बाय 2 के इक्वल होगा। ये चीज सबको समझ में आ गई है? आर ए प्लस आर बी का जो समेशन होगा वो ओमेगा एल बाय 2 के इक्वल होगा। मतलब ये जो ट्राइंगुलर लोड है इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो ओमेगा एल बाय 2 आएगी। ये सारा का सारा लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इट विल बी इक्वल टू द लोड एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, आर ए प्लस आर बी के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, हमें आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? दूसरी इक्वेशन बनेगी सिग्मा एम एट ए विल बी इक्वल टू जीरो से। ए के अबाउट में मूवमेंट लूंगा।
तो जब मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा बेटा, तो क्या होगा? जब मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा क्या? आ तो जाएगा। जब मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा, देखो। ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो देखिएगा, यहाँ पर ये लोड लग रहा है आर बी, यहाँ पर ये लोड लग रहा है आर ए। ये जो टोटल जो ट्रायंगुलर लोड होगा, इसको अब हमें पॉइंट लोड कंसीडर करके देखना पड़ेगा कि ये किस पॉइंट पर कार्य कर रहा है। जिस तरीके से यूडीएल में हम क्या करते थे, जो यूडीएल का जो लोड लग रहा था उसका मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूडीएल को पॉइंट लोड मानकर एकदम बीच में लगा देते थे, यानी सीजी पर लगा देते थे। सिमिलरली इस टोटल लोड को भी हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की सीजी पर लगाएंगे, और इस ट्राइंगल की जो सीजी होती है वो L/3 पर होती है, बेस से। यहां से L/3 डिस्टेंस पर होगी, और अगर ये डिस्टेंस L/3 है तो आर ए से जो डिस्टेंस होगी वो 2L/3 हो जाएगी। तो अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट ये कितना हो जाएगा, आर बी इंटू एल, बराबर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट। तो लोड कितना है, ट्रायंगुलर लोड ओमेगा L/2 है, और ये ए पॉइंट से किस दूरी पर लग रहा है सर, ये ए पॉइंट से यहां पर लग रहा है, ए पॉइंट से यहां पर लग रहा है। ए पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो है बेटा 2L/3। तो आर बी की जो वैल्यू आएगी बेटा, ये आएगी 2 से, एक सेकेंड, आर बी इंटू एल, एल से एल कट गया, 2L/3, ओमेगा 3 आ जाएगी, ओमेगा L/3। ठीक है, चलिए ओमेगा L/3 आ जाएगी, ओमेगा L/3 आ जाएगी, ये आर बी की वैल्यू आ जाएगी। आर ए प्लस आर बी हमें मालूम है ओमेगा L/2 होता है, तो यहां से आर ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आर ए की वैल्यू हो जाएगी, तो मैं हाइड हो जाता हूँ, ओमेगा L/2 माइनस ओमेगा L/3, सो इट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये, ओमेगा L/2 माइनस ओमेगा L/3, तो ये 6 हो जाएगा, और 3 और 2 ओमेगा L/6 हो जाएगा। तो हमारे पास आर ए और आर बी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। आर बी की जो वैल्यू है वो है ओमेगा L/3, और आर ए की जो वैल्यू है वो है ओमेगा L/6। डेफिनेटली ओमेगा L/6 कम है, ओमेगा L/3 ज्यादा है। आर बी ज्यादा होना ही था, क्योंकि आप देखेंगे लोड का मैक्सिमम पोर्शन बी पॉइंट के पास में है, और ए पॉइंट पे तो लोड 0 से शुरू हो रहा है। ए पॉइंट की रिएक्शन कम होगी, बी पॉइंट की रिएक्शन ज्यादा होगी। तो अब हमें रिएक्शंस पता चल गई। जब हमें रिएक्शंस पता चल जाती है, हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन पता चल जाने के बाद हम इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। आर ए की जो वैल्यू है वो है ओमेगा L/6, और आर बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बेटा ओमेगा L/3। अब हमें बनाना है शियर फोर्स डायग्राम। तो अब मैं शियर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन बार बार नहीं लूंगा, ठीक है, मालूम है आपको, सॉरी, आई एम सॉरी। शियर फोर्स डायग्राम, अब जो कैलकुलेशंस होगी शियर फोर्स डायग्राम की होगी। तो शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सेक्शन कंसीडर करता हूं, जैसा हर बार मैं करता आ रहा हूं, और ये जो सेक्शन है इसकी जो डिस्टेंस है वो मैं लेता हूं ए एंड से। और अब मैं यहां पर इक्वेशन बनाता हूं। तो ए एंड से मैं एक्स डिस्टेंस पर शियर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, सेक्शन एक्स एक्स में। और ये वाली जो हाइट होगी, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी ओमेगा बाय एल विल बी इक्वल टू, ये मान लीजिए ओमेगा डैश है, तो ओमेगा डैश डिवाइड बाय एक्स,
तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ओमेगा डैश आएगा इट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स डिवाइड बाय एल, यानी यहाँ पर ये जो लोड की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा इंटू एक्स डिवाइड बाय एल के इक्वल होगी। ये जो लोड होगा यहाँ रेड कलर का जो ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला लोड, ठीक है। अब जब ये वाला लोड मिल जाएगा तो मैं इस लोड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ ट्राइंगल लॉ लगा के, बड़ा सा सिंपल सा है। जब मुझे ये वाली साइड पता चल जाएगी तो इस ट्राइंगल में जितना भी लोड है इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, सिंपल सा है। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ शियर फोर्स इन ए बी, और मैं एक्स कहां से लेता हूं, एक्स फ्रॉम ए से लेता हूं, एक्स फ्रॉम ए से लेता हूं। तो देखिएगा शियर फोर्स इन ए बी सेक्शन वुड बी इक्वल टू ओमेगा प्लस का ओमेगा एल बाय 6 माइनस में ओमेगा एल एक्स, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये आ जाएगा एक्स। तो एस ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया है मैंने, ये किसके को लगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। जब मैं इसको सोल्व करूंगा इट विल बी इक्वल टू प्लस का ओमेगा एल बाय 6 माइनस में ओमेगा डिवाइड बाय 12 इंटू एक्स का स्क्वायर, ओमेगा डिवाइड बाय 12 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि शियर फोर्स की इक्वेशन में एक्स की पावर 2 आ रही है, तो जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक। क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। तो शियर फोर्स डायग्राम बेटा हमारा बनेगा पैराबोलिक। ये समझ में आया सबको, शियर फोर्स डायग्राम विल बी पैराबोलिक। डन, कोई समस्या कोई परेशानी, नो समस्या नो परेशानी। तो हमने शियर फोर्स की इक्वेशन बनाई है हमने शेयर फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे कि शेयर फोर्स इन ए बी सेक्शन विल बी इक्वल टू प्लस का ओमेगा एल बाय 6 माइनस में ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 12। अब अगर आपको निकालना है शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट पर शेयर फोर्स निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इट विल बी इक्वल टू प्लस का ओमेगा एल डिवाइड बाय 6, प्लस का ओमेगा एल डिवाइड बाय 6। समझ में आई ये बात। अब अगर आपको निकालना है shear फोर्स एट बी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L के इक्वल हो जाएगी, एंड इट विल बी इक्वल टू प्लस का ओमेगा एल बाय 6 माइनस में ओमेगा एल डिवाइड बाय 2। तो एस बी एट एक्स विल बी इक्वल टू एल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का ओमेगा एल डिवाइड बाय 3। तो बी पर आ गया। अब मैं यहां पर बीच में कोई एक पॉइंट सी ले लेता हूं जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 है। कैसे पता चला शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं देखता हूं कि एक बार मेरा शियर फोर्स पॉजिटिव आता है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर मेरा शियर फोर्स नेगेटिव आता है। इसका मतलब है कि बीच में ये कहीं अपना साइन चेंज कर रहा होगा। तो जब मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो एक बार तो शियर फोर्स आ रहा है ओमेगा एल बाय 6, एक बार शियर फोर्स आ रहा है ओमेगा एल बाय 3, है ना। ए पॉइंट है यहाँ पर जो शेयर फोर्स है वो है ओमेगा एल बाय 6, बी पॉइंट है यहाँ पर शेयर फोर्स है ओमेगा माइनस का ओमेगा एल बाय 3। मतलब यहां से जब ये यहाँ जा रहा होगा तो बीच में ये अपना साइन बदल रहा होगा। अब वो किस पॉइंट पे साइन बदल रहा होगा वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये सी पॉइंट पर जो शेयर फोर्स है वो 0 हो जाता है और प्लस से माइनस हो जाता है। तो सी पॉइंट पर जो shear फोर्स है वो 0 हो जाता है और प्लस से माइनस हो जाता है। तो ये मैं क्या करता हूँ, सी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला मैं सी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ।
इस सी पॉइंट पर shear फोर्स 0 हो जाता है। तो यहां पे मैं करता हूं लेट कंसीडर ए पॉइंट सी वेयर shear force इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं x डैश है, तो मुझे इस x डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे ए बी सेक्शन की shear फोर्स की इक्वेशन मालूम है। तो shear force at C will be equal to 0 will be equal to omega L by 6 माइनस में omega x डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 2L। क्लियर है? तो यहां से इस x डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा L डिवाइड बाय रूट ऑफ 3। ठीक है, यानी L डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 पर राइट लेफ्ट एंड से आपका shear फोर्स 0 होगा। समझ में आया सबको? लेफ्ट एंड से L डिवाइड बाय रूट 3 डिस्टेंस पर आपका shear फोर्स 0 होगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द पोजीशन वेयर द shear फोर्स विल बी इक्वल टू 0। और जिस पॉइंट पर shear फोर्स 0 होता है उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। उस पॉइंट पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। समझ में आई बात? जिस पॉइंट पर shear फोर्स 0 होता है उस पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। एक सेकंड देखो, तो अब मैं निकालने वाला हूं बेंडिंग मोमेंट। क्या निकालने वाला हूं? बेंडिंग मोमेंट निकालने वाला हूं। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाऊंगा और उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा। हालांकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा क्यूबिक, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा ना। ये है प्लस shear फोर्स डायग्राम, ये है नेगेटिव shear फोर्स डायग्राम। ठीक है, काफी खतरनाक प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीजें आप यहाँ से सीख रहे हो, है ना। ये रटना नहीं है, ये सीखना है कि सर क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं, है ना। क्या क्या स्टेप्स में फॉलो करके मैं मेरे आंसर तक पहुंच रहा हूँ। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिक्सचर है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट पर shear फोर्स 0 होगा, ए पॉइंट पर रिएक्शन क्या होगी, बी पॉइंट पर रिएक्शन क्या होगी। ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। अब मैं चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। लेकिन जिस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है हमें पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है, हमें वो पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां होता है जहां पर shear फोर्स 0 होता है। तो ये हम पोजीशन फाइंड आउट कर चुके हैं। ये पोजीशन अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि L बाय रूट 3 डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होगा। हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होगा, ये जो सी पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। नहीं नहीं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं, ये तो वो पॉइंट है जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो पॉइंट वेयर shear फोर्स इज इक्वल टू 0, ये है वो पॉइंट। ठीक है, जहां बेंडिंग मोमेंट 0 होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है। अब मैं बनाने वाला हूं बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा? देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। समस्या होगी इक्वेशन।
अब देखो अब मैं केवल ये पॉइंट देखूंगा यहाँ तक, इसके आगे वाला मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस एक्स सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। L/3 Y/3 बाद में देखेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हो? फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट कैसे आता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनेगी, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एट पॉइंट एट सेक्शन एक्स, है ना, इन ए बी। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? प्लस का आर ए मल्टीप्लाई बाई एक्स, माइनस में ये वाला लोड, ये वाला लोड हम निकालेंगे देखो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है? ओमेगा इंटू एक्स डिवाइड बाई एल। अब ये वाला जो लोड होगा ना, ये यहां पर काम करेगा, और ये यहां से कितनी दूरी पर काम करेगा? x/3 डिस्टेंस पर काम करेगा। तो ये x/3 डिस्टेंस पर काम करेगा। ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये तो है लोड, और ये क्या है? ये है डिस्टेंस। लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तभी तो बेंडिंग मोमेंट आएगा बेटा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से ट्रायंगुलर लोड का बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो बेटा ये गौर करो कि आप किस सेक्शन से बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो। आप यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन से बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो। अगर आप एक्स एक्स सेक्शन से बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो, तो एक्स एक्स सेक्शन से अगर हम इधर देखेंगे तो इस आर ए की डिस्टेंस कितनी है? एक्स है। इस आर ए की डिस्टेंस कितनी है? इस आर ए की जो डिस्टेंस है बेटा वो है एक्स। आर ए की जो डिस्टेंस है वो है एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने आर ए को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से। तो ये तो है मेरा लोड, ये है मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। अब बात आती है इस ट्रायंगुलर लोड की। तो ट्रायंगुलर लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू बेस, ये बेस कितना है? सर ये बेस है हमारा x, तो वही मैंने किया है। एरिया, पहले तो लोड कैलकुलेट करो ना। लोड क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली। यहां पर लोड कितना होगा? W/L मल्टीप्लाई बाय एक्स। W/L मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये लोड होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू है ये ट्राइंगल का लोड कितना है। ये अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, आपने देखा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां पे हमने कैलकुलेट किया था 1/2 बेस इंटू हाइट। ये लोड हमने अभी कैलकुलेट किया था ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन द सेम वे यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। ये ट्रायंगुलर लोड है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने लोड कैलकुलेट कर लिया। लोड कैलकुलेट करने के बाद ये जो लोड है ये किस पॉइंट पर एक्ट करेगा? ये ट्रायंगल की सीजी पर एक्ट करेगा। तो ट्रायंगल की सीजी कहां होगी? सर ट्रायंगल की सीजी यहां पर होगी। यहां पर हम मान सकते हैं कि ये लोड एक्ट कर रहा है। अब ये लोड की डिस्टेंस हमें निकालनी है जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हो। आप एक्स एक्स सेक्शन से मूवमेंट ले रहे हो, तो इस लोड की जो डिस्टेंस होगी वो बेस से इस ट्राइंगल की जो ये हाइट है उसके 1/3 पर होगी। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है? एक्स है, तो यहाँ पर x/3 डिस्टेंस पर ये काम करेगा। इसलिए मैंने वहां पर x/3 लिया है। ये बात सबको समझ में आई भाई मेरे? इसीलिए मैंने वहां पर क्या लिया है? x/3 लिया है। डन। ये जो डिस्टेंस है ये x/3 है, इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस x/3 लिया है। तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे, जब आप आर ए की वैल्यू पुट करोगे, है ना, x की वैल्यू पुट करोगे, जब ये आप सारी वैल्यूज पुट करोगे ना, देन यू विल गेट द कंप्लीट आंसर। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं, हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट x विल बी इक्वल टू प्लस का आर ए कितना है? ओमेगा L/6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, माइनस ये हो जाएगा ओमेगा x क्यूब डिवाइड बाय 6L।
ओमेगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 6l। अब यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर देखो, बन गया। तो क्या बनेगा, क्यूबिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। क्यूबिक यानी कर्व ही बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है साहब, कर्व बनेगा। अब आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन। जिस भी सेक्शन पे आपको निकालना है उस सेक्शन पर निकालो। ठीक है, एक तो ए पर निकालो, एक बी पर निकालो, एक सी पर निकालो। ए पर, बी पर और सी पर। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट एट ए निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। अगर आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल होगी, एंड इट विल बी ऑल्सो सरप्राइजिंगली इक्वल टू 0। अगर आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट सी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल डिवाइड बाय रूट ऑफ 3। तो ये वैल्यूज आप पुट कर लेना, एंड ये जो बेंडिंग मोमेंट आएगा ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा 6 रूट एल, और ये 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। नीचे 6 है और 18 है तो 6 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 और ये 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेट करें क्या, 1/6, तो ये रूट 3 आ रहा है, माइनस में 1/6, ये 3 रूट 3 हो जाएगा, और ये रूट 3 तो पढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा 18, तो ये 1/√3 तो आएगा ही आएगा, और नीचे 18 चल रहा है, ये 2 आ जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, तो 9√3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, ये x की जगह l/√3 पुट करना। जब x की जगह l/√3 पुट करोगे सो इट विल बी इक्वल टू प्लस का ओमेगा l स्क्वायर डिवाइड बाय 9√3। ये बेंडिंग मोमेंट आएगा, एंड दिस बेंडिंग मोमेंट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। ये बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, और इसका अगर आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाओगे तो सी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जब सी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, पहले तो कॉनकेव अप होगा, फिर कॉनकेव डाउन हो जाएगा। ये आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मिल जाएगा पॉइंट सी पर। ये प्लस का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय 9√3। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रायंगुलर लोड। इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिएगा। दिस क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ एसएफडी एंड बीएमडी। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन ऐसा बनता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लव यू ऑल, टेक केयर।